वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगी। पहला है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडीज आर दोज बॉडीज विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज। एक्चुअली डेफिनेट शेप एंड साइज का मतलब ये हुआ कि जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। हर एक, जैसे हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये पार्टिकल इन चारों पार्टिकल्स को, जिसका मासेस मे बी सेम डिफरेंट हो सकता है, ये पार्टिकल ने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और एक्चुअल में ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों भी सब भी लगा, तो ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहा जाता है। तो ये इंटरनल फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगेंगे ही, वह सब बैलेंस्ड हैं। लेकिन इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगे तो इजीली ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से इसके शेप और साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो एज सच ही रह जाती है। अब आते हैं दूसरा डेफिनेशन, सिस्टम कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्शन? Interaction means they are applying internal forces on each other. Is it clear? Now, kind of motion of a rigid body. So there may be three types of motion. The first is pure rotational motion. Body is in a straight line motion. ठीक. Number two, rotational motion. रोटेशनल मोशन में हमने एग्जांपल लिया है, ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में हमने इरेगुलर शेप दिखाया है। इसका ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको सर्कुलर मोशन में। तो ओमेगा इसका रोटेशनल मोशन। अब देखो, ये पार्टिकल है मास m1, इसका डिस्टेंस यहाँ से r1, ये सेंटर्स को कह लीजिए, ये इसी के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। ये पार्टिकल मान लीजिए इसका सेंटर c2 है, इसका रोटेशन कुछ इस तरह है। आप देख रहे हो डिस्टेंस ज्यादा, तो इसके हिसाब से इसकी स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड कह सकते हो आप, वो डिफरेंट होगी। दिस इज v1 एंड दिस इज v2, लेकिन इसका एंगुलर स्पीड सेम है। सो एक प्योर रोटेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट का, एक बॉडी का एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, तभी वो प्योर रोटेशनल मोशन होगा। नहीं तो इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। व्हाट इट्स मीन? बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और रोटेशन में भी है। फॉर एग्जांपल, ये रोल करते हुए एक सिलेंडर या कोई स्फीयर नीचे आ रहा है। स्फीयर मैंने दो पार्टिकल दिखाए हैं, m1 और m2। इन दोनों की स्पीड एज सच यहाँ पे ये अलग अलग हो सकती है, बट इसकी ओवरऑल ट्रांसलेशनल स्पीड दैट मे बी v, ठीक है, और इंक्रीजिंग है क्योंकि वहां पे mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, और इनका एंगुलर स्पीड इस एक्सिस के अबाउट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक्सिस को दिखाने या किसी वेक्टर्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए दो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। क्रॉस का मतलब इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेपर, डॉट का मतलब आउटसाइड द बोर्ड या आउटसाइड द पेपर। इज इट क्लियर? तो डायरेक्शन आपको याद है, जिधर बॉडी मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस तरफ अपने फिंगर्स को कर करिए, तो डायरेक्शन इज एन आउटवर्ड। तो इसका एक्सिस जो है वो आउटवर्ड द बोर्ड या आउटवर्ड द पेपर है। तो यहाँ पे देखें आप, रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है, तो एक कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज। बच्चों, यहाँ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है, अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन अनअफेक्टेड होगा। एक्चुअली इसको समझाने के लिए बढ़िया एग्जांपल है एक हथौड़ा, एक हैमर। हैमर को आप देखिए, देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करता है। अब इसको हमने यहाँ पे ऐसे रोटेट करा के फेंका, तो रोटेशन का कुछ तरीका ऐसे, कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में इसका होल मास यानी सेंटर ऑफ मास और इस तरह आगे बढ़ा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। इज इट क्लियर? और अगर हम स्ट्रेट ऐसे फेंकते हैं, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये समझिए। सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट की जरूरत ये पड़ी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये रिजिड बॉडी है और इसके हम पार्टिकल्स की, डिफरेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो इसका डिस्टेंस अलग अलग है, इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब ये रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन में होता है, तो इसका ओवरऑल एक्सप्लेन कर पाना, हर पार्टिकल का वेलोसिटी, हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि हम ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये ग्रुप है एक्चुअली। इस पूरे ग्रुप में हर एक के टर्म को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो हम सबको न एक्सप्लेन करने के लिए एक इजी तरीका ढूंढा गया, हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सप्लेन कर देते हैं। वो इटसेल्फ अपने आप में वो पूरा बॉडी का मोशन एक्सप्लेन कर देता है। ठीक, एक ऐसा इमेजनरी पॉइंट जैसे भी मूव कर रहा है तो वो हमारे मोशन, वैसे इसके यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब हर पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजनरी कॉन्सेप्ट है जो कि बॉडी के अंदर भी बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, और इसके मोशन को एक्सप्लेन कर दो तो अपने आप में हर एक पार्टिकल का मोशन अपने आप एक्सप्लेन हो गया। इज इट क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन है बेटा कोर्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम और सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। अगर n पार्टिकल आ रहा है तो आपको 2 पार्टिकल का ही करके उसको जनरलाइज कर देना है। आइए वो डेरिवेशन देखते हैं। ये मैं डेरिवेशन पूरा मैं करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक पार्टिकल्स है, एक सिस्टम है जिसमें 2 पार्टिकल हमारे पास, हैविंग द मासेस m1 एंड m2 प्लेस एट द पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। जैसे कि आप देख रहे हो वेक्टर फॉर्म में इसको लेकर डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, अब हमने इसमें मान लिया एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, इंटरनल तो लगेगा ही। इंटरनल फोर्स को मैं लिख रहा हूं F12, फोर्स ऑन 1/2, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑन 2/1। ओके, सो व्हाट इज द नेट फोर्स? F net, that's equal to F1 plus F2, and we have F12 plus F21 from Newton's third law। हमारे पास है कि फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2/1। तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, F12 प्लस माइनस F12, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। सो ओवरऑल वी हैव F1 प्लस F2। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या देखना है, F1 और F2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो। यहां से बच्चों डेरिवेशन डायरेक्टली भी सेंटर ऑफ मास का निकलता है, बट हम यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का भी वेलोसिटी का दोनों डिराइव कर सकते हैं। सो आइए देखिए, फोर्स के सेकेंड लॉ से हमारे पास है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एक्सेलरेशन इन 1 प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन इन 2, एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। एंड इट इज ऑल्सो, हमने क्या माना है कि भाई एक सेंटर ऑफ मास का एक पॉइंट है, ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर RCM है, इसकी वेलोसिटी VCM होगी, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट मे बी ACM। ठीक, सो बेटा यहां से ACM का डायरेक्ट यहां पर रिलेशन मिला M1A1 प्लस M2A2 होल अपॉन टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2। ये एक्सप्रेशन है आपके एक्सेलरेशन का। नाउ लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। देखिएगा ध्यान से, अब हम यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज द इक्वेशन 1 से बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये और कुछ नहीं होगा VCM की, और यहां होगा M1 dV1 अपॉन dt प्लस M2 dV2 अपॉन dt। इज इट क्लियर? एक बेटा डेरिवेशन हमने रूल पढ़ाई थी आपको डिफरेंशिएशन की कि अगर कांस्टेंट और फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, इसका उल्टा भी होता है, कांस्टेंट अंदर भी लिख सकते हैं आप, M1V1 अपॉन dt प्लस dM2V2 अपॉन dt। यहाँ पे भी हमने लिख दिया d/dt ऑफ कैपिटल M VCM। बट एक रूल और थी कि फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx विद रिस्पेक्ट टू t या किसी भी, तो दैट कैन बी रिटन एज सेपरेटेड dfx अपॉन dx प्लस dgx अपॉन dx। तो सेपरेशन हो सकता है, तो उसका उल्टा भी पॉसिबल है। नाउ आई कैन राइट इट एज M1V1 प्लस M2V2, और यहां लिख सकते हैं dmVCM अपॉन dt। भाई यहाँ पे होल सोल d/dt, यहाँ पे होल सोल d/dt अक्सर कभी कोई यूज कर लेता है कि कैंसिल हो गया, नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग, कैंसिल नहीं हो गए। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर इसका डिफरेंशिएशन जो भी है तो टोटल का डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। जिस तरह से sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो यू कैन राइट इट एज sin
30, तो थीटा इज इक्वल टू 30। बेटे ये जो वैल्यूज है ना, अगर ये थीटा ये 30 दोनों सेम रहेंगे अगर सामने का फंक्शन सेम हो। इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो यहाँ पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं। सो वी हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज VCM capital M equal to M1 V1 plus M2 V2, and VCM expression finally we get M1 V1 plus M2 V2 whole divided by M1 plus M2। Got it? कैपिटल M को नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक यही काम यहां पे हम फिर से कर सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट मा dy/dt ऑफ RCM। ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं भाई वेलोसिटी की VCM, यहाँ पे RCM है डिस्टेंस। और आप जानते हो कि जो वेलोसिटी इज द dx/dt या dr/dt। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 dr1/dt प्लस dy/dt ऑफ r2। इनकी पोजिशन वेक्टर r1 है, इसका r2 है, वही वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर वही काम हमें करना है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको नहीं पूछा एक्सेलरेशन, आपको नहीं पूछा वेलोसिटी, मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, नोट कर चुके होंगे आई थिंक, आप डायरेक्टली यहां से इसको कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ भाई dv/dt है और वेलोसिटी इज dr/dt। तो हम अगर ये dr/dt रख दें तो ये और कुछ नहीं है, दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, तो r आप यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो d2r। अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, d2/dt2 और बाद में फंक्शन लिखा जाता है, तो ये लिखने का d2 RCM/dt2। यहां हो जाएगा m1 d2 R1/dt2 प्लस m2 d2 R2/dt2। अगर आप डायरेक्टली नहीं निकालना चाह रहे, ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेरिवेशन में इतना इनफ है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नाउ आई कैन राइट इट एज d2/dt2 m1 R1 d2/dt2 m2 R2। फिर हमने अंदर कर दिया कांस्टेंट को, मास एज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर वही चीज dfx प्लस gx, इसको लिख सकते हैं dfx प्लस gx। तो d2/dt2 दिस इज m1 R1 प्लस m2 R2, और यहां हो जाएगा d2/dt2 कैपिटल M RCM। वही चीज d2/dt2 यहां भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब मैं यहां से डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं इसको। नाउ वी कैन राइट इट एज M RCM is equal to m1 R1 plus m2 R2। okay, so final expression of the position of center of mass, यही हमें डिराइव करना था। ये हो जाएगा m1 R1 plus m2 R2 whole upon कैपिटल M का मतलब m1 plus m2। on generalizing this term, the above expression for n particle system we get, n पार्टिकल पूछे तो बस एक लाइन यही जोड़नी है। ये क्या हो जाएगा, RCM m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 प्लस ही करते करते प्लस mn Rn होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ठीक, जो वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर, क्योंकि यहाँ पे मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मल्टीपल है वो नीचे डिवाइड भी हो जा रहा है। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहा जाए, जिसके न्यूमेरिकल्स आते हैं 99% क्वेश्चंस उसी के टर्म पे आते हैं, तो आइए देखते हैं। परसेंटेज बोलने का मतलब सिर्फ ये था कि भैया ज्यादातर क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आएंगे, में ही आते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, दैट वी हैव m1 एंड m2, और ये ए पार्टिकल ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, कैपिटल सी पॉइंट पर हमारे पास टोटल मास है, यानी ये पोजीशन है RCM की। तो इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। ये हो गया R1, दिस इज R2,
एंड दिस इज सपोज कैपिटल RCM। सो बेटा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सेम वैसे ही वे में जैसे कि आपने अभी भी डेरिवेशन देखा, यानी यहां हो जाएगा m1 x1 m2 x2, जितने भी और पार्टिकल तो ऐड कर लेंगे, होल अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y की वैल्यू भी इस तरह से m1 y1 m2 y2 होल अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Z m1 z1 प्लस m2 z2 होल अपॉन m1 प्लस m2। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस हिसाब से ऐड कर देते हैं। आइए मैं एक न्यूमेरिकल से इसको अच्छे से समझाता हूं। बच्चे न्यूमेरिकल में आपको दो पार्टिकल सिस्टम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तीन पार्टिकल सिस्टम ले लिए, ये तीन पार्टिकल दिए हुए हैं, हैविंग द मासेस m 2m 3m, और आपको बोल दिया भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिस्टम है, इसमें तीन पार्टिकल इसके कॉर्नर पे बने हुए हैं, एंड हैविंग द डिस्टेंस r इक्वल टू, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड m की वैल्यू नहीं दी हुई है और जरूरत भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऐसे एक और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, 3 ब्लॉक्स हैं क्यूब के फॉर्म में, ये ऐसे, ठीक। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, नोट्स करके मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि जो रेगुलर बॉडी होते हैं, ठीक है, जिनका शेप कांस्टेंट होता है, मतलब एक जैसा होता है, जैसे स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, रॉड हुआ, रेगुलर शेप में है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सच बॉडीज लाई एट द सेंटर। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होगा रॉड का ठीक जस्ट मिड पॉइंट, ठीक, जैसे रॉड ये है, इसका ठीक मिड पॉइंट यहाँ पे, जितना भी लेंथ होगी L/2 पे लाई करेगा। सिलेंडर है तो उसके ठीक, सिलेंडर को ही ले लो ऐसे, उसका भी सेंटर, ठीक। आपका स्फीयर का सेंटर, ऐसे ट्रायंगल में क्या होगा, सेंटराइड, जैसा भी ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक ये बता दूं, आपको किसी भी पॉइंट पर यू आर फ्री टू टेक एनी पॉइंट एज अ ओरिजिन। क्या फायदा क्या होगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे हमने ये ले लिया इसको भैया 0 0 पे, ठीक, ट्रायंगल है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 10 सेंटीमीटर, 10 0, ये क्या हो जाएगा, तो भाई 10 का जस्ट हाफ 5, ये एक्स एक्सेस हो गए, और आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है सिर्फ इसलिए ताकि आप इजिली निकाल लो। तो आपको मालूम है √3/2 ऑफ ए, ये आप कैलकुलेट करना, तो भाई ये हो गया 5, ये हो गया 10, तो √10 स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस साइड स्क्वायर, आप देख लो 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 25 दैट इज 75, और 75 मतलब 5√3, ओके। और ऐसे आपको देखना हो तो आप देख लो, साइड अगर याद हो आपको, तो साइड इज दिस एल्टीट्यूड यानी L इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। आप इन्हें 10 रखा तो भी वही 5√3 आएगा। सो दिस इज 5√3। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इस क्वेश्चन में भी जहाँ पे मैंने इसलिए बोला आपको सेंटर पे क्यों लाई करता है, और लाई करता है उसका क्या फायदा यहाँ होगा, इन सबका मास दिया 1 किलोग्राम, तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने सेंटर ऑफ मास को इसके पॉइंट्स मान लिए, ठीक। 1 किलोग्राम का ये 1 किलोग्राम, तो इसके मासेस दिए हुए हैं m1 m2, या सबको m ले ले रहा हूं मैं, सबकी वैल्यू दी हुई है दैट m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, और इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे सेलेक्ट करोगे, एक तरह से हमारे पास 3 बॉडी है m1 m2 m3, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, अगर 10 टोटल है, मान लीजिए एक क्यूब की साइड 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 5 5, समझ में आ रहा है कैसे, इसका जस्ट हाफ ये, इसका जस्ट हाफ ये हो जाएगा 10 + 5 यानी 15, एंड दिस इज 5, ये हो जाएगा बेटा, ये यहां से डिस्टेंस 5 ही है, और ये डिस्टेंस टोटल जाएगा 10 + 5 यानी 15। तो ओवरऑल आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे m × 0 x1 प्लस 2m × 10 होल अपॉन m1 प्लस 3m × 5, इवन कैलकुलेट करता हूं उसका, कैपिटल X इज इक्वल टू m × 0 m1 x1 m2 x2 प्लस 2m × 10 प्लस ये वैल्यू 3m × 5 होल अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m, ठीक। जो भी कैलकुलेशन करने के इसी तरह y निकालेंगे, इस तरह से z निकालेंगे, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये न्यूमेरिकल करने का तरीका है, इट इज क्लियर। इसके जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप जरूर करिएगा। इसमें ही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में बेटा कुछ खास नहीं है, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी। यहाँ पे यानी PCM इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ऐसे करते करते Pn। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना मास से, यहाँ पे नहीं, क्यों, क्योंकि कैपिटल MVCM, या इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो ये M1V1 प्लस M2V2 ऐसे करते करते प्लस MNVN,
है ना, सेम डेरिवेशन इक्वेशन 2 का, यहीं तक कंप्लीट करके इसको छोड़ दीजिए। इज इट क्लियर? तो ये डेरिवेशन भी अगर आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सेंटर ऑफ मास, तो सारा डेरिवेशन जैसे मैंने शुरू किया था डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, पूरा डेरिवेशन सेम लेते चले जाइएगा। लास्ट जो वेलोसिटी आएगी तो वहीं पे आप रोक दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, इसको P1 प्लस इसको P2, तो यही होगा टोटल मोमेंटम ऑफ अ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉडीज। गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा बेटा आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें बाइनरी सिस्टम की बात करता है। बाइनरी सिस्टम में जैसे स्टार्स हुए, अब इसमें कहानी जैसे प्लैनेट की बात करें, सन ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं कुछ यहाँ पे, पृथ्वी के सेंटर थोड़ा सा ऐसे आता है, इसीलिए इसका ऑर्बिट देखा होगा आपने, ये अगर सन यहाँ पे है हमारा, प्लैनेट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये सन है हमारा, तो सन के अबाउट ये जब रोटेट करता है तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, ये यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ मून, ये मान लीजिए मून यहाँ, तो ये ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे मूव करता है। ये आप डायग्राम देखेंगे बोर्ड उसमें है आपके एनसीईआरटी में, तो समझ में आएगा। बॉम्ब एक्सप्लोड करेगा तो उसमें भी यही है, सेंटर ऑफ मास के जिस तरफ भी मोशन करता है, ये बॉम्ब है एक्चुअली, मान लीजिए सपोज ऐसे जा रहा था, तो एक्सप्लोड करने के बाद जितने भी इसके पार्टिकल हैं उनका कॉम्बिनेशन इस तरह होगा, सेंटर ऑफ मास को ही फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? तो आज हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा नया वीडियो, इसमें हम लोग इसके रोटेशनल टर्म्स पढ़ेंगे, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।